क्या बाजारों में आज हो सकता है एक ऐतिहासिक दिन? क्या नए लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स आज देखने को मिलेंगे? तैयारी पूरी है। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, क्या सेंटिमेंट में बदलाव कैसा है सेंटिमेंट? सर मतलब ये तो किस तरह का है? हाँ? सेंटिमेंट कैसा है, किस तरह का है? फीलिंग करने वाला दमदार एक्शन है, मतलब डांस करने वाला सेंटिमेंट। आज आपको फीलिंग फ्राइडे वाली है या मंडे वाली है? आज इतनी खुशी है कि फ्राइडे है, पर मंडे वाली फीलिंग है। बिल्कुल। तो कल की एक छुट्टी के बाद आज हम आप सब और पूरे दुनिया भर के बाजार एकदम तरोताजा होकर बिल्कुल तैयार है। फ्राइडे को मंडे वाली फीलिंग आए, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मार्केट लाइफ टाइम हाई के करीब जाने को तैयार। बिल्कुल सर, नया रिकॉर्ड लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। बस आज नहीं तो कल लगना तो है ही है। बिल्कुल तैयार है उसके लिए। एब्सोल्युटली। तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं सर? पूरी तरह से ट्रिगर्स अमेरिका से। अब ये फील हो रहा है कि कल छुट्टी नहीं होती तो कितना बेहतर होता है। दमदार काफी कुछ तो कल ही कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टी के साथ आज फिर से तेजी एंजॉय करेंगे। चलिए, 2 दिनों में डाउ लगभग 650-700 अंक उछला है। ये बड़ी उछाल देखने को मिली है और डाउ फ्यूचर्स अब भी स्टेबल है, मजबूती के साथ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आ जाता हुआ। सबसे बढ़िया बात तो ये है, पहली चीज। दूसरी बात जो है दीप, वो है आज के लिए अनुपम रसायन। बारिश है आईपीओ की सर, मतलब हर दूसरे दिन नया आईपीओ आ रहा है। और क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रहे हैं, इस पर भी डिटेल से बातचीत करेंगे। आज खुलने वाला है। आईडीबीआई बैंक पीसीए से बाहर निकल चुका है और बीपीसीएल समेत सरकारी कंपनियों में डिविडेंड की बारिश है। आईपीओ की बारिश, डिविडेंड की बारिश, सरकारी कंपनियों के लिए ड्रीम रन। रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, चिंता मत कीजिए, लगे रहिए, बने रहिए, बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लगे रहिए, बने रहिए। और ये बात सर आपने कही भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस रहे हैं बाजार में, पर आपने कहा है कि भरोसा बनाए रखें, थोड़ा रनिंग करेक्शन आता रहेगा, पर चिंता की कोई बात नहीं है। और हमने जैसे कि देखा कि वेडनेसडे को आपने कहा भी कि अब इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। वो आप, मुझे याद है आप कह भी रहे थे कि बड़े दिनों बाद आपने कहा जहाँ खुले में ही खरीदिए, और क्लोजिंग में भी यही कहा था कि खरीद के जाइए। तो आई एम श्योर कि जिन्होंने खरीदारी की है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौके बनेंगे आज के लिए। तो बहुत बढ़िया तेजी के पूरे आसार दिख रहे हैं दीप। बिल्कुल सर, आसार दिख रहे हैं। एक बार जरा थोड़ा ये आसार समझ लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी खबरें आई हैं, लग नहीं रहा है कि सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी थी, लग रहा है एक हफ्ते के बाद एक्चुअली इतनी सारी खबरें आई हैं। पर एक बार जरा ये ग्लोबल मार्केट्स के संकेत देख लें सर। फाइनली स्टिमुलस को मंजूरी मिल गई है, बाइडेन साहब ने स्टिमुलस को साइन कर दिया है। इसी हफ्ते अनुमान लगाया जा रहा है कि जो $1400 का डायरेक्ट ट्रांसफर है वो भी होने की तैयारी में है। तो वहां से अब सारे जो पॉजिटिविटी थी वो आ गई है सर। सबसे बढ़िया बात दीप है कि देखो, अगर आपका एरोप्लेन कहीं मतलब 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ही ऊपर उड़ना हो तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ऊंचाई पर जाना हो, स्पीड से जाना हो, तो आपके दोनों सिलेंडर ना फायर करने चाहिए, दोनों इंजन। तो अमेरिका के दोनों इंजन फायर कर रहे हैं, नैस्डैक भी और डाउ भी। नहीं तो क्या है, होता क्या कि अगर समझो आपने निफ्टी ले रखा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, निफ्टी नहीं चल रहा, तो मूड थोड़ा उदास रहेगा। दोनों इंडेक्स साथ में चले तो मजा अलग है। सिमिलरली अमेरिका में भी अगर दोनों इंडेक्स एक साथ चले तो उसका मजा अलग है। उससे ये होता है कि बाजार में ब्रॉड बेस रैली है। और जो बाइडेन साहब ने आमतौर पर ट्वीट कम करते हैं, बात कम करते हैं, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो काम करके दिखाया भी। चुपचाप फर्ज करो, सोचो एक बार, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। यही वाला मार्च पिछले साल, हाँ सर, है अब तक ये एक है ना स्टिमुलस पास करने में कम से कम 50 ट्वीट तो आगे होते ट्रम्प साहब के। 100%। इन्होंने चुपचाप शांति से काम कर दिया, साइन कर लिया, मार्केट उसको सलाम कर रहा है जी। तो समझ में आ रहा है कि बाजार के ये प्रेसिडेंट वो है जो बोलते कम में काम करते हैं। और फाइनली करने के बाद कहा कि जो हेल्प की आपको मुझसे उम्मीद थी वो हेल्प आ चुकी है। सो आई एम श्योर अमेरिकी बाजारों में जो तेजी बनती दिख रही है वो इसी वजह से बनती दिख रही है कि पूरा का पूरा स्टिमुलस पैकेज आसानी से शामिल, और यही पैकेज ये का ये सेम टू सेम अगर ट्रम्प साहब को पास कराना तो मतलब पूरे मतलब कसरत करनी पड़ती उनको। बिल्कुल, क्योंकि वो बोलते ज़्यादा है ना, ये चुपचाप करा गए, ट्रेडर्स का बुरा हाल कर। हाँ, और ऐसा नहीं कि इनके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी हुई है, ये भी उसी तरह से कर रहे हैं काम, उतनी मेजोरिटी में कर रहे हैं जैसे ट्रम्प साहब कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि आदमी जब काम करने वाला होता है ना, तो मार्केट भी समझता है उस बात को, चुपचाप आसानी से शांति से बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना किसी कहीं किधर किसी से वो आपके अपोजिशन आए हुए शांति से पास हो। ये बढ़िया बात है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। जो स्टिमुलस चाहिए वो मिल गया आपको। और ये एक उन्होंने आज और एक इंटरेस्टिंग बात कही कि 1 मई तक उन्होंने टारगेट रखा है कि सारे जो यूएस सिटीजन्स हैं
वो वैक्सीन उनके लिए खुल जानी चाहिए। यानी कि अभी तो रेस्ट्रिक्शंस के साथ दे रहे हैं, 1 मई से सबको देने का लक्ष्य उन्होंने बना दिया, तो वो भी एक अच्छी बात है। वैक्सीनेशन के हाँ हिसाब भाई, से मतलब कि उनके हिसाब से कि मई के बाद जिसको जितनी जब चाहिए सारी वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन, तो ये एक जो लॉकडाउन का डर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या भारत में भी बढ़ते केसेस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से थोड़े चिंताजनक संकेत आ रहे हैं। नागपुर में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, मुंबई के लिए कह रहे हैं 2-3 दिनों में डिसीजन लेंगे। चिंता का विषय है सर, या फिर अभी एक्सपेक्टेशन की आएगा अभी तो छोटा ही आएगा? चिंता का विषय बाजार के लिए नहीं है, लोगों के लिए लोगों के कि थोड़े लापरवाह हो गए, एक्चुअली लापरवाह हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब दीप, पहले ये ना हर जगह जहाँ देखो मतलब ना आपको सैनिटाइजर पड़ा हुआ मिलता था, अब ढूंढना पड़ता है सैनिटाइजर कहाँ है, सैनिटाइजर कहाँ है। करेक्ट। मास्क इसलिए लगाते हैं कि कोरोना ना आए, ऐसा कारण है ही नहीं, इसलिए लगाते हैं कि 200 रुपये पुलिस वाला न ले ले। करेक्ट। ये बड़ा बदलाव है सोच में। सोशल डिस्टेंसिंग तब तक ही रखनी जब कोई देख रहा हो, नहीं देख रहा हो तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत भी नहीं है। मतलब देख रहा मतलब कोई फाइन लगाने वाला हो या ऐसा, सारे सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं। सो हम लापरवाह हो गए, बात वही है। जहाँ तक बाजार का सवाल है, बाजार के लिए कोई खास चिंता की बात है नहीं दीप। जब हमने मार्च 2020 निकाल दिया तो मार्च 2021 क्या है? सही बात है। करेक्ट। उस समय तो जब सोचिए, उस समय सिचुएशन वो थी जब सब कुछ बंद था, तब इससे कहीं ज़्यादा केसेस आते थे। आज सब कुछ खुला हुआ है लापरवाही के साथ, तब इतने से केस आ रहे हैं। बस ये कि लॉकडाउन से थोड़ा लोग इसकी गंभीरता को समझ लें बस। और दूसरा ये कि अब सबको पता है हाथ में वैक्सीन है। अब सबको पता है कि पहले ये था, पिछले साल इसी टाइम अगर एक केस आ गया, बिल्डिंग पूरी सील उठा के ले गए सब, ये वो सारा। अब कुछ नहीं है, खुद डॉक्टर बोले भाई घर में बंद हो जाओ। सो वो डर निकल गया। अब अगर डर आप में, मेरे में, लोगों में है नहीं तो बाजार में काहे का डर? सही बात। अब ठीक है, रनिंग बाजार में कभी कोई एक आध कहीं समझो मुंबई में, मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, बट हो गया, लॉकडाउन लग गया तो 5-50-100 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए कोई खास बात नहीं, बट वो वाली चीज़ गई। और अब तो मैं बताऊं आपको, अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो लोग मौका ही देख रहे कि होगा तो लेने का मौका है नीचे। सही बात है। होगा, वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट ही कर रहे हैं। आप सोचे ना 14,500 के नीचे निफ्टी अभी पिछले हफ्ते ही था जी। अभी क्या हुआ? जब अभी तक एफआई वापस आए नहीं है, फिर भी आ रहा है ना 15,500 आपके सामने। सो सबको नीचे में लेना है। अगर लॉकडाउन हो गया तो भी लेना है, नहीं हुआ तो भी लेना है। ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत आपको मार्केट के लिहाज से नहीं है, आपको अपने हिसाब से डरना घबराना है कि भाई मैं मेरा ध्यान रख रहा हूँ कि नहीं। सही बात। उतना कर लीजिए, मार्केट अपना ध्यान खुद रख लेगा। ठीक है। तो वो भी एक बात चलेगी। जो आपने मार्केट की बात करी सर, वही सबसे बड़ा सवाल है आज के लिए। नया हाई आते हुए दिख रहा है? हाँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आज मुश्किल हो सकता है या पहुंच भी सकते हैं उसके आसपास 15,431 26 फरवरी का, क्योंकि वहाँ से हम कितना है 16 फरवरी का वहाँ से हमें 231 और 25 यानी कि करीबन 250 पॉइंट आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है। अल्टीमेटली 15,400 15,500 का टारगेट बनता है। सबसे बड़ी बात ये दीप कि आज आपको वापस से 15,245 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्लोजिंग चाहिए 15,314 के ऊपर की। ओके, 15,314 15 फरवरी की क्लोजिंग है, 16 फरवरी को 15,313 की क्लोजिंग हुई है। तो दो क्लोजिंग आपको 15,313 15,314 की मिली, जो कि लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग है। आज उसके ऊपर बंद हो गए तो फिर हम 15,500 भी पार करेंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे। ये है। सो मुझे क्लोजिंग पे, मैं ओपनिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट क्लोजिंग पे, इंट्राडे में लाइफ टाइम हाई बने उससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट कि दोपहर 3:30 बजे हम कहाँ बंद होते हैं। सिंपल, मेरी नज़र 3:30 बजे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ और चाहता हूँ 15,315 की क्लोजिंग या इसके ऊपर की जो भी मिले, ताकि मैं इसमें सिर्फ आज नहीं देख रहा, मुझे अगला हफ्ता भी तो देखना है भाई, सोमवार भी वापस आके यही काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि 15,315 के ऊपर की क्लोजिंग आज मिल जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है। फिर जो हमारा बुल फेस फॉर्मूला था 17,000, 100% सही है। आप देखिए किसी भी लेवल से 5 से 15% का ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा। 15,550 से पहला करेक्शन आ जाए, 15,431 से आया, और 5% के आसपास का करेक्शन वापस बाजार घूम गया। तो अब तक बुल फेस फॉर्मूला जो हमारा बता रहा है 15,550 से लेके 16,250 ये रेंज है जो करेक्शन की है। मिनिमम टारगेट 17,250 से लेकर 21,080 के ये बनते हैं हमारे। 17,250 का टारगेट इंटैक्ट है। और दीप, जिस तरह से बाजार वापस रिकवरी हो रहे हैं, 1-2 दिन और मैं देखना चाहता हूँ। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि इस साल में हम 16,000 की तरफ बढ़ जाएं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब जो नया ट्रिगर आएगा आपके दो चीज़ों से आएगा जी। पहला, अमेरिका ग्रोथ वर्सेस बॉन्ड यील्ड, वो है। दूसरा,
अप्रैल में आपके जब रिजल्ट्स आने लगेंगे इस क्वार्टर के, अगर जैसा उम्मीद है और जैसा दिख रहा है, भगवान ने चाहा इस क्वार्टर अगर अच्छे रिजल्ट आ गए, फिर आप देखोगे FY23 की अर्निंग्स डिस्काउंट करना शुरू करेंगे लोग, FY22 भी नहीं, 23, और फिर आपको मार्केट उतने महंगे नहीं लगेंगे और फिर आप और तेजी देखेंगे। तो हमारे यहाँ का ट्रिगर रिजल्ट्स होगा, ग्लोबल ट्रिगर्स तो अमेरिका से जो मिलने वो मिल नहीं है। ओके, क्लियर बात है सर। ठीक है, तो पॉजिटिविटी ऑल अराउंड और बढ़िया एक्शन के लिए तैयार हैं सर। इसमें एक चीज़ और पूछनी है आपसे, क्योंकि ये आपने जब स्टॉक ऑफ द डे के बारे में बात करी थी, BPCL की रिकमेंडेशन भी आपने, हाँ राइट, सॉरी स्टॉक ऑफ द डे नहीं, कल के 2000 में आपने बात करी थी, जिस दिन ट्रेजरी शेयर्स करेक्ट थे, 340-42 के आसपास कुछ। जी सर, और बड़े टारगेट्स। वैसे भी आपने खैर थ्रू आउट आपने ये BPCL पर तो भरोसा जताया, PSUs पर भी, पर जो डिविडेंड की बात करी थी 16 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है, और अब से आई थिंक ईयर एंड तक हम देख रहे हैं कि लगातार किसी भी PSU कंपनी की रोज बोर्ड बैठक है डिविडेंड को लेकर। इस थीम के बारे में बताएं। आज मेरा स्टॉक ऑफ द डे होने वाला था। अच्छा, 2 दे भी सकता था अगर 2 चाहिए तो, लेकिन मैंने कहा इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक एक और मिल गया तो वो मैं स्टॉक ऑफ द डे में दूंगा, लेकिन ये भी एज गुड एज स्टॉक ऑफ द डे। 2 चीज़ें, 7,000 करोड़ के ट्रेजरी शेयर और 9,000 करोड़ की नुमालीगढ़ रिफाइनरी, राइट। मेरे हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन देखेंगे तो 70 से 80 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड मिलता है। टैक्स वैक्स और ये वो सब काट पीट के अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से आराम से कंजर्वेटिव साइड पे 45 से 50 रुपए का डिविडेंड फिर भी आ सकता है। अब इसमें 16 मार्च को जो बैठक है उसमें 2 चीज़ होंगी, अगर दोनों ही पैसे आ गए BPCL के साथ और दोनों ही एक साथ दे दिया तो ठीक, नहीं तो ट्रेजरी सेल तो शेयर तो जो बेचे वो तो पैसे आ ही चुके हैं, T+2 में आ ही जाते हैं, सबके आते हैं, इनके भी आए होंगे। नुमालीगढ़ के पैसे आ गए तो ठीक, वैसे तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट गवर्नमेंट की कंपनियों में ट्रांसफर करना आ भी जाना चाहिए, तो दोनों का मिलके एक साथ डिविडेंड आ जाएगा, और दोनों का मिलके एक साथ नहीं भी आया तो एक और इंटरम डिविडेंड आ जाएगा। कुल मिला के 50 रुपये डिविडेंड आपको आना है। अब आपको क्या करना है, क्या 50 रुपये डिविडेंड के लिए अभी लेना है, क्या डिविडेंड ले लेने के बाद बेच लेना है, या आज ही बेच देना है? तो पहली चीज़ तो ये कि आज नहीं बेचना है, क्लियर है। दूसरी चीज़, लीजिए डिविडेंड, लीजिए कमाइए, और डिविडेंड आपको दोनों जगह मिलेगा। अगर दोनों एक साथ आए और 5% से ज़्यादा का डिविडेंड आए तो फ्यूचर्स में भी मिलेगा, करेक्ट, ठीक है ना। फ्यूचर्स का रूल बता दूं कि अगर फ्यूचर्स में जो प्राइस चल रही है एक दिन पहले की और जिस दिन डिविडेंड, जैसे कि 16 तारीख है, 16 तारीख के पहले को डिविडेंड की डेट है, 15 तारीख को जो क्लोजिंग होगी, अगर उस क्लोजिंग से 5% का डिविडेंड ज़्यादा मिलता है तो वो FNO ट्रेडर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। अगर 5% से कम का होता है तो फिर वो उनको नहीं मिलता, फिर खाली कैश में जिनके पास डिलीवरी उन्हीं को मिलता है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। पूरी संभावना है कितना, 445, यानी कि अगर 25 रुपये भी डिविडेंड दिया तो डिविडेंड तो मिलेगा ही, उतना तो देंगे ही देंगे, सही बात, ठीक है। तो FNO ट्रेडर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। तो मेरा सिंपल है, पहला डिविडेंड लीजिए, दूसरा जब डिविडेंड आ जाए, एक्स डिविडेंड आ जाए तो फिर लोग सोचते हैं अब क्या ठीक है बेचें, तब भी मत बेचिए। ये वो शेयर बेचना ही नहीं है, आपको बेचना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। एक बार लिया हुआ है पड़ा, छोड़ दीजिए, बस दिमाग मत लगाइए। अब क्या भाव हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, आप छोड़ दीजिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बात खत्म, समझ गए बस। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 से 135 हो सकता है, करेक्ट, तो BPCL तो कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, ये लिटमस टेस्ट है सरकार का कि BPCL को कितना अच्छा बेचती है, उसके बेसिस पे सारी कंपनियां बिकेगी बाद में, करेक्ट है ना। तो BPCL को बेचने में सरकार कोई कसर छोड़ेगी नहीं ढंग से बेचने में, ये मान के चलिए, हाँ। और अगर BPCL, लोग दबी जबान में बात करते हैं, कुछ कंसल्टेंट 700-800 रुपये की भी रिपोर्ट दे रहे हैं, आई डोंट नो सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग वैल्यूएशंस लैंड का निकाल कर, बिजनेस का निकाल कर जो गिनते हैं, जो भी हो सस्ते में तो नहीं बिकेगा, बहुत क्लियर है। सो आई एम श्योर कि BPCL यहाँ से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हम तो लगातार कह रहे हैं, बने रहिए, हड़बड़ी करके बेचिए मत। बिल्कुल ठीक है सर, तो BPCL पर रखिए नजर, और बाकी सरकारी कंपनियों का जो समय चल रहा है दीप चलता रहेगा। देखो सबके आ रहे हैं डिविडेंड, IOC 16 मार्च को बैठक है, गेल 15 मार्च को बैठक है, ठीक है। NMDC ने 7.25 रुपये दे दिए, REC ने फ्राइडे को 5 रुपये दे दिए, इंजीनियर्स इंडिया 1.5 रुपये, सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिविडेंड बांट रहे हैं, जिसके पास जितना है बांट रहे हैं। तो बड़े डिविडेंड आ रहे हैं, सरकारी कंपनियों का साल है, बार बार कह रहा हूँ, पहली तारीख से कह रहा हूँ, बिल्कुल जो पैसा सरकारी कंपनी में इस साल बना है और बनेगा वो कहीं नहीं बनेगा। आज भी 2 बैठक है सर, PFC और राइट्स की भी है, बराबर। तो दमदार एक्शन है। ये एक थीम जो अनिल जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई करी है साल की शुरुआत से, स्पेशली बजट के बाद से, वहां पर भरोसा रखिए। बाकी छोड़ो ना, MTNL IFC जैसे शेयर 20-40% बढ़ गए ऐसे देखते देखते आपके सामने,
वैल्यू जहाँ है, अब बात वही होती है, वैल्यू है, वो वैल्यू कब अनलॉक होगी, कब जब जैसे जैसे आपके आज देखिए किस तरह 500 रुपये बढ़ गया आपके देखते देखते BEML का शेयर। BEML भेल देखिए 30-40, हम 35-40-30 हर रुपए में रिकमेंड करें, 40 का 30 हुआ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया, आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। आज देखिए 55 है और ये 70 भी हो जाएगा देखते देखते आप। करेक्ट। तब पेशेंस चाहिए, सरकारी कंपनियों में आपको पेशेंस चाहिए। 8 रुपये में मुझे याद है पहली स्टोरी की थी हमने MTNL पे 8 रुपये पे। करेक्ट। तब लोगों ने, आप सिंगल डिजिट पेनी स्टॉक पे स्टोरी करते हैं। अरे भाई साहब स्टोरी क्या करते हैं आप देखिए, अब 3 गुना हो गया है वहाँ से, है वैल्यू। और अगर आपके लोगों का आपको पैसा कमाना है, कमाइए, नहीं कमाना कोई बात नहीं, आपके लिए MTNL ही क्यों, बाकी बढ़िया बढ़िया कंपनियां भी है, वहाँ लगाइए, पैसा बन रहा है, सब जगह बन रहा है। IRCTC जैसी कंपनी में भी बनता है, सरकारी कंपनी में, MTNL जैसी में भी बनता है, आपकी चॉइस है। सो ये है वक्त जब मार्केट समझ रहा है कि इन कंपनियों में वैल्यू क्या है, वो वैल्यूएशन बाहर आ रहे हैं। हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना है, सिंपल चीज़ है, बस बनेगा पैसा अभी भी नहीं। और एक और PSU सर जिस पे आपने भरोसा जताया, आज 12 बजे मैनेजमेंट जुट रही है हमारे साथ IRCTC। अरे अच्छा, इन्हीं की बात निकली थी, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, नजर रखेंगे वहां पर। तो चलिए, PSU थीम दमदार एक्शन में है और दमदार एक्शन दिखाती रहेगी। IPO मार्केट में भी दमदार एक्शन है, उसके बारे में भी जो आज नई IPO खुल रही है, अनिल जी से थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आज का एक्शन फिर समझते सर, सारे संकेत पॉजिटिव दिख रहे हैं? ना ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं दीप, ऐसा नहीं है, नहीं है ग्लोबल पॉजिटिव है, FIs के अभी भी न्यूट्रल है। अच्छा, मजा नहीं है, मेरे को लगा थोड़ा चेंज ना DIs पॉजिटिव है। शुक्रवार को आपको याद, सॉरी आज सोमवार नहीं, आज शुक्रवार है, परसों बुधवार को छुट्टी के एक दिन पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि 2 दिनों से मैं FNO के संकेत आपको पॉजिटिव दे रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग जी। आज न्यूट्रल हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। हाँ, फ्राइडे को हुई है, सॉरी फिर वेडनेसडे को हुई है। तो वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट ट्रेंड तो तब भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव। और बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मुझे भी मिला कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में कहूँ कि खरीद के जाइए। सही बात है ना, नहीं तो मार्केट का ट्रेंड है। और आप देखिए हर रोज आपको मार्केट नीचे एक मौका देता है जी, हर रोज दे रहा था। इसलिए हम इंतजार करते हैं कि आपको एक मौका मिल जाएगा खुलने के बाद, तब लीजिएगा। बट बुधवार की स्ट्रेटेजी ठीक रही, मेरे को तो मंडे वाली फीलिंग ही आ रही है, पता नहीं कल खुला ही होना चाहिए था। हाँ, कल खुला होना था, बट कल ठीक है। कल कभी कभी साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भी रखनी चाहिए। तो शिवरात्रि बहुत अच्छे से लोगों ने मनाई है, बढ़िया, तो कम से कम ठीक है, त्योहारों के लिए ये भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। पॉजिटिव संकेत सेंटिमेंट और ट्रेंड के लिहाज से FIs न्यूट्रल है। लेवल्स की बात करें सर, तो क्या बड़े लेवल्स निकल के आते हैं? 15,175 15,225 दिन की सपोर्ट रेंज है दीप। इसके नीचे वैसे तो जाएंगे नहीं, अगर गए तो भी 15,075 15,100 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ओके, 15,340 15,425 इस रेंज में कहीं कहीं हम खुलेंगे, वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। 15,431 का हाई पार करने के बाद 15,475 15,500 के ऊपर के टारगेट बनेंगे निफ्टी के लिए, आज या आने वाले हफ्ते के लिए। बैंक निफ्टी 35,950 36,100 ये दिन की सपोर्ट रेंज है सीधा, जबकि हम खुले 35,950 के आसपास ऊपर की सपोर्ट रेंज दे रहा हूँ क्योंकि गैप से खुलना है आपको। इसके नीचे 35,575 35,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपका निकल कर आएगा। और ऊपर की तरफ 36,450 36,550 ये आपके लिए दिन की ऊपरी रेंज है। इसके पार 36,750 से 36,900 ये आपके लिए जो रेंज है, ये ऊपर में स्ट्रॉन्ग सेल जोन के बजाय प्रॉफिट बुकिंग जोन आप कह सकते हैं, ये आपके लिए ऊपर की रेंज होगी। ये सारी रेंज पर आपको करना है फोकस। ठीक है सर। दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज है सर? दिन के लिए जो रेंज है दीप 15,310 15,340 ये दिन की छोटी रेंज है। 15,250 15,425 ये दिन की मीडियम रेंज निकल कर आएगी। और 15,175 से 15,475 की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए 35,900 36,450 दिन की छोटी रेंज है। 35,750 36,550 दिन की मीडियम रेंज है। ये 35,400 से 35,600 की रेंज है, सॉरी 36,400 से 36,600 की रेंज है। बार बार मेक और ब्रेक वाली। आज मेरी हिम्मत नहीं कि वहाँ पर जरूर बेचिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। जो पहले भी हम कह रहे थे 35,400 35,600 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है जी। और निफ्टी में 15,245 से 15,315 करेक्ट। अब आज जिस गैप से हम खुल रहे हैं, अब हिम्मत नहीं है मेरी बोलने की बेचो भाई, देखते हैं। मतलब प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते, अब शॉर्ट करने वाली बात यहाँ नहीं है। अच्छा, हाँ, अब ये बदलाव है, ये बदलाव है। डर लगता है
अब इस माहौल में जी। कि आप वहां पर रुकना चाहिए वहां पर, लेकिन देखेंगे, ओके। देखकर डिसीजन लेंगे, आंख बंद करके अभी नहीं। ठीक है। कि अगर लगता है कि थोड़ा ग्लोबल खराब हो गया, या थोड़ा लगता है कि अभी तक एफआईज आज गैप से खुलने के बाद भी आप शॉर्ट काटने नहीं आते, लेने नहीं आते हैं, मतलब ठीक है ना, रोज बेचें और बेचेंगे, वो भी तो कर सकते हैं। जो बेचने वाला है वो भी तो अड़ियल हो सकता है। करेक्ट। आपको हमें क्या पता है कि अच्छा ऐसा तो है नहीं कि उनके पास शेयर नहीं है, भर के पड़े हैं। ट्रू। और एक चीज़ भी क्लियर कट है, कोई भी फंड एक दिन में टॉप पे तो कभी बेच नहीं सकता, जी। राइट जी। तो उनका व्यू बदलेगा नहीं बदलेगा ये मुझे पता नहीं। ओके। अब ऊपर में आपको लाइफ टाइम हाई बनाना, 15,500 करना है, ये एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है जी। बाकी सारी चीज़ें आपके पास है। आपके पास बाइडेन साहब भी है, आपके पास डाउ भी है, आपके पास नैस्डैक भी आ गया, थोड़ा थोड़ा घरेलू फंड भी आ गए। एफआईज आते कि नहीं आते? करेक्ट। अगर एफआईज आ गए तब तो आपके सब काम हो गए। भाई ठीक है, हमने वो जनवरी की तरह ही गलती की थी, 5-7 दिन बेचा, फिर बाद में हमको समझ में आया कि नहीं 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 बेचना गलत था, बजट भी अच्छा आएगा, सब कुछ ठीक है, वापस लेना शुरू कर दिया। वही गलती इनको रियलाइज हो जाए और वापस से ले ले तो ठीक, नहीं तो फिर आपके लिए ऊपर टिकना मुश्किल है। तो 15,340, 15,425 की रेंज, ये ऊपर की जो निफ्टी के लिए हल्की रुकावट वाला, देखते हैं वो पार होता है नहीं। 15 और सेम 36,400 से 36,600 की ब्रॉडली रेंज निकल कर आती है बैंक निफ्टी के लिए ऊपर। इसके पार निकले तो बैंक निफ्टी में हायर रेंज जो बनेगी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो है 36,750, 36,900 की रेंज, जिस पर आपको फोकस करना है। ये आप ध्यान में रखिए। जी दीप। क्लियर बात है। तो कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स बाजार के लिए निकल कर आ रहे हैं, नज़र रखिए इन रेंजेस पर। अच्छा सर, अब ये समझाइए, जिस तरह का एक्शन हमने पिछले हफ्ते देखा है, स्पेशली जो पहले 3 दिनों में देखा है, वहाँ से एफआईएस की पोजीशनिंग हमें क्या समझनी चाहिए, पीसीआर का समझना चाहिए, और इसका आज के ट्रेड में, क्योंकि गैप अप होने वाला है, क्या इफेक्ट? एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 60 से 61% है, अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है। लाइफ टाइम हाई मार्केट के हिसाब से एफआईएस ने कुछ नहीं ले रखा, कुछ नहीं किया। पिछली बार 15,431 पे 80% पे थे, करेक्ट, अभी 60% पे। इसका मतलब वो लाइट है। देखो लाइट आप है, मैं हूँ, एफआईएस या घरेलू फंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट तो बढ़ रहा है ना, किसी के भी खरीदने से बढ़ रहा हो। जी करेक्ट, सही बात है। या कोई खरीद बेच नहीं रहा तब भी बढ़ रहा है, तब भी बढ़ रहा है, कम वॉल्यूम में बढ़ तो रहा है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम करने की गुंजाइश बची नहीं है एफआईएस की, बढ़ाने की जगह है। करते नहीं करते ये जवाब एक आध दिन में आ जाएगा। आज मेक और ब्रेक दिन वो उस हिसाब से हो सकता है एफआईएस के एक्शन के लिहाज से, कि भाई अब अमेरिका फाड़ के जा रहा है ऊपर, एकदम नेस्डैक ऊपर जा रहा है, हमें काट लेना है तो काट लेना है, या हमें लॉन्ग करना है तो कर लेना चाहिए। सो आज देखते हैं क्या मूड माहौल बदलता है, पहली चीज ये। दूसरा, पुट कॉल रेशियो बढ़कर आ गया 139 पे, कंफर्टेबल हो गया। वो ओवरसोल्ड और शॉर्ट कवरिंग वाला मेरा मामला खत्म हो गया, इसलिए आज लिखा भी नहीं है। तो अब नई पोजीशंस बनेगी, अब नई पोजीशन, अब मैं वही बोल रहा हूँ, अब यहाँ से आपको बाइंग चाहिए, पैसे चाहिए, खाली शॉर्ट कवरिंग वाला काम हो गया, थोड़ी बहुत बची हुई है वो करा लेंगे, वो कोई खास बात नहीं है, बट बड़ी शॉर्ट कवरिंग वाली जगह थोड़ी कम हो गई, सिंपल है। विक्स नीचे आया, थैंक यू वेरी मच, कंफर्टेबल है सर। 8%, जितना विक्स नीचे आया मार्केट के लिए अच्छी, सही बात है। तो फिर पोजीशंस का बताएं सर। एग्जिस्टिंग 15,175 कल की क्लोजिंग पर, परसों की क्लोजिंग पर जो है वो आपका स्टॉप लॉस 35,800, थोड़ा सा वहाँ नीचे दिया है मैंने, 35,938 पे बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी पे 35,800 ज़्यादा से स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। शॉर्ट्स हैं तो 15,245, जिसके ऊपर आप खुलेंगे कट जाइए। ओके काट लीजिए, नहीं मतलब कट जाइए। हम मतलब काट लीजिए में फिर भी आदमी सोचता है कि काटूं या ना काटूं, कट जाइए में मतलब पता है कि मुझे कटना है। हाँ, और बहुत ही फिर भी जिसको अब और देखना है तो फिर लाइफ टाइम हाई का रखिए भाई, 15,431 हो तो फिर बहुत ही दूर का हो जाता है। बैंक निफ्टी पे 36,200, बुधवार का हाई पार करे 36,176 का, कट जाइए। ठीक है, सिंपल, ठीक है। नई पोजीशन खरीदे, निफ्टी 15,175 का स्टॉप लॉस है, बाद में आपको धीमे धीमे ऊपर खींच के लाना होगा। 15,310, 15,340, 15,400, 425, ये थोड़े लेवल हैं। वैसे आज के लिए इतने काफ़ी, लेकिन फिर भी 15,475, 15,500 पोजिशनली इवेंचुअली टारगेट बनता है। एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं। अब आपको बेचना कहाँ है वो इंटरेस्टिंग है। एक तो ये जगह तो बढ़िया है जो मैंने ढूंढी है बेचने की, 15,475, 15,500, वहाँ तो बेच दीजिए, वहाँ तो टेंशन नहीं है। लेकिन क्या 15,400, 425 पे ही बेचना चाहिए, वो थोड़ा देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए जैसे डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, हांगकांग थोड़ा नीचे आने लगा है, हालांकि कल बढ़े हैं ये, ऐसा नहीं कि कल नहीं बढ़े, तो देखते हैं कहाँ कैसे मामला बैठता है आगे। लेकिन 15,475, 15,500 तो बढ़िया रेंज है जहाँ बेच सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 15,525 का, ज़्यादा नहीं। 15,435, 15,400 और 15,350, ये 3 लेवल के लिए करनी है आपको बिक वाली ऊपर। ठीक है सर, समझ गए। बैंक निफ्टी
खरीदना है। स्टॉप लॉस रख लीजिए दीप 35,800 का, थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ लेकिन ये मेरा मान के रखिए, वहीं का रखिए, छोटा मत मांगिए, बाद में ऊपर करेंगे हम इसको 36,000 के आसपास। अभी 35,800 का रखिए। 36,500 मैंने सीधा मतलब 36,350 और 36,450 के लेवल मैंने दिए ही नहीं है, बीच में छोटे लेवल 2 और हैं वो नहीं दिए, सीधा 36,500 का ही दिया है। 500, 550, 600, बेसिकली 36,400 से 36,600 की रेंज है जो ऊपर की है। उसके बाद 36,750, 36,900 तक की जगह खुलती है। 37,100, 37,300 फाइनल टारगेट निकल कर आते हैं। लाइफ टाइम हाई 37,708 का है। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा वहाँ से दूर है, लेकिन ये है आपके लिए होता हुआ दिखेगा। ठीक है सर। बैन में वो कोई बैन में तो कुछ बदला नहीं है। सेल, पीएनबी, बॉब और सन टीवी। फंड्स का डेटा समझाएं सर। कुछ खास नहीं, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एफआईएस की तरफ से बिल्कुल सुस्त वाले डेटा है। 5400 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं। वही वाली बात है जो हम परसों डिस्कस कर रहे थे कि व्यू क्लियर नहीं है जी, तेजी हो नहीं रही, मंदी कर नहीं है, मंदी हो नहीं रही, तेजी कर नहीं पा रहे, तो ऑप्शंस खरीद के बैठे हैं। 5400 करोड़ के भर भर के ऑप्शन खरीदे, सारा ट्रेड एफआईएस का ऑप्शन में ही है। ऑप्शन दोनों तरह के खरीदे हैं, पुट कॉल वगैरह सारा। ठीक है सर। पुट थोड़े ज़्यादा खरीदे, पुट थोड़े ज़्यादा खरीदे। हाँ। और बाकी वायदा कारोबार के डेटा में कुछ खास है नहीं दी। 15,200 एक हल्का सा रुकावट का लेवल है, उसके तो ऊपर ही खुल रहे हैं हम। 17 लाख शेयर वहाँ पर है वीकली सीरीज में, उसके ऊपर खुलेंगे। डेटा बहुत कम है, 15,500 पर 14 लाख शेयर है, तो डेटा है ही नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो 3-3 लाख शेयर के भी नहीं हो, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है, तो कुछ वहाँ डेटा में कुछ है ही नहीं, बहुत ही छोटे डेटा। ठीक है, क्लियर है। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत होने वाला है और आईपीओ की भी बात करनी है। पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे ये क्या है जान लेते हैं। क्या चुना है सर? डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। दो स्टोरी बढ़िया हाथ लगी छुट्टी के दिन। पहला तो परसों अमेरिका में एक कंपनी की लिस्टिंग हुई, रोब्लॉक्स। ठीक है, ये रोब्लॉक्स वहाँ पर गेमिंग कारोबार करती है, ठीक है, और लिस्टिंग के दिन 60% भागा है स्टॉक, और वैल्यूएशन $40 बिलियन। $40 बिलियन मतलब लगभग 2.5-3 लाख करोड़। निफ्टी कंपनी में हाँ, सीधा निफ्टी में आ जाए। 3 लाख करोड़ वाली तो हमारी 3-4-5 ही है। टॉप 10 में आ गई। टॉप 5 में रादर, मतलब टॉप 5 में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक वगैरह के बाद, टीसीएस वगैरह के बाद ज़्यादा है ही नहीं। तो $40 बिलियन और लिस्टिंग के दिन पहले दिन 60%, जबकि 2020 में उन्होंने $250 मिलियन का लॉस किया है, नुकसान किया है, और रेवेन्यू खाली $1 बिलियन भी नहीं है, और वैल्यूएशन $40 बिलियन का। वाओ, ये तो है। हाँ, ये तो रोब्लॉक्स की लिस्टिंग, ठीक है, जो हुई है तगड़ी 10 तारीख को। तो सारे गेमिंग स्टॉक पूरी दुनिया भर में एक्शन में। करेक्ट। दूसरा अब आइए आप नज़ारा टेक, इसका आईपीओ आ रहा है 17 तारीख को खुल रहा है, ठीक है। ये भी गेमिंग बिजनेस वाली कंपनी है, इसके आईपीओ में भी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। इसमें राकेश झुंझुनवाला से लेके बड़े बड़े काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हैं, तो इंटरेस्ट आ रहा है। अब आइए डेल्टा कॉप का भी गेमिंग कारोबार है, करेक्ट, तो उसमें भी राकेश जी की स्टेक है अच्छी खासी, 7-7.5% है शायद। अब इनके पास एक तो वो Adda52.com, ये इन्होंने खरीदी थी साइट्स, और ये पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग में इनका वो रेवेन्यू डबल हो गया है। 2000 में, मतलब घर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम टाइप से, मतलब अंताक्षरी तो आजकल खेलते नहीं लोग, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो पिछले साल लॉकडाउन में बहुत लोगों ने गेम खेले, तो Adda52.com, एक इन्होंने जो एक और बनाई है हल्ला प्ले, जो अभी आईपीएल आ रहा है ये गेमिंग पोर्टल है, हाँ, फैंटेसी लीग टाइप वाला मामला है। तो ये डेल्टा कॉप के लिए, और डेल्टा कॉप के लिए थोड़ा जो रेवेन्यू आया Adda52 से 120 करोड़ का था पिछले साल, शायद FY18 में रहा होगा, इस साल 240 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है। ग्लोबली सारी गेमिंग कंपनियां अपने रेवेन्यू पे 11-11 टाइम पर ट्रेड करिए, डेल्टा कॉप 6-7 टाइम पर है। मेरा समझना है कि अब इंटरेस्ट आ जाएगा, ये स्टॉक अगले 4-5-7 दिन के लिए रखिए, या कम से कम नज़ारा की लिस्टिंग तक के लिए रखिए। आज लीजिए, नज़ारा की लिस्टिंग तक रखिए। छोटे टारगेट पहले देता हूँ जिनको ट्रेड करना है, 190-200, लेकिन अल्टीमेटली आपको अगर बाजार का मूड माहौल ठीक है और नज़ारा की लिस्टिंग तक रखना है, 240 के टारगेट, बढ़िया वाले, बड़े वाले इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 240 का टारगेट रखिए। 165 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए। डेल्टा को मजा आएगा। 240, हाँ, बिल्कुल सोच समझ के बोलो। 240, 175 के आसपास बंद हुआ है, 240 का। सुपर बढ़िया गेंस यहाँ से, मजा आएगा आपको, चलिए, मजा आएगा।
ठीक है, तो डेल्टा कॉप ट्रेड के लिहाज से तो 190-200 के टारगेट्स हैं, और थोड़ा पोजिशनल बेसिस देखें क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्यूज हैं तो 240 के टारगेट्स, तो ये स्टॉक तो फोकस में रहेगा सर। मजा ये जो आईपीओ आ रहे हैं ना, और आईपीओ में जो अनाप शनाप वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उसमें आप लिस्टिंग कंपनियां जो है, जो अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनमें बिजनेसेस हैं, कैश बंद नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, उन पे फोकस करिए। इनकी जो वो साइट है, एक तो रमी वाले खिलाते हैं, एक पोकर खिलाते हैं, अरे बहुत पॉपुलर है, लोगों को मजा आता है, लोगों को बहुत मजा आता है। हाँ हाँ। तो अड्डा 52 स्पेशली सर, उस पर तो हाँ बड़ा एक्शन, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही ट्रिगर है ना, बड़े होंगे इसके लिए। ठीक है सर, तो डेल्टा कॉप है स्टॉक ऑफ द डे, यहाँ पर बड़े टारगेट्स के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं, ट्रेड के लिए तो अच्छे लेवल्स हैं ही। अच्छा सर, आईपीओस की आपने बात करी, खत्म नहीं हो रहा है रश, और अगले हफ्ते भी ढेर सारे आएंगे, इस हफ्ते भी ढेर सारे आ चुके हैं, आज जो नया खुल रहा है उसके बारे में बताएं सर, अनुपम रसायन। हाँ, पहले तो हमारे दर्शकों को समझा दूं कि ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसी आपाधापी अफरा तफरी क्यों, कि मैं पहले, मतलब क्या कोई ट्रेन छूट रही है क्या? आज मतलब ऐसा क्यों सारे के सारे आईपीओ एक साथ आ रहे हैं? तो मैं एक आपको बेसिक रूल बता दूं, अगर आप आईपीओ 31 मार्च के बाद लाते हैं तो होता ये कि 31 मार्च की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आपके जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ऑडिट करके फिर सेबी को सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका डीआरएचपी क्लियर होगा। अभी क्या है, अभी आपको 31 दिसंबर 2020 के देने हैं, अनऑडिटेड देने हैं। जी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही ऑडिटेड देने ऊपर, तो अब पहले तो आप बनाओ, फिर ऑडिट कराओ, फिर सेबी को दो, और फिर वो अप्रूव करे, और फिर आईपीओ लाओ। करेक्ट, तब तक मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो करेक्ट, अभी तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एकदम बढ़िया, मतलब मार्केट एकदम हरियाली में, हर आईपीओ को रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऊपर से काम भी आपको कम करना पड़ेगा तुरंत। तो इस चक्कर में ये सारे लगे हैं मार्च के पहले, क्योंकि मार्च के बाद करेंगे तो 2 महीना से प्रोसेस डिले हो जाता है। सही बात है। इसलिए सबको जल्दी, तो इसलिए मत सोचिए कि मतलब अचानक से क्या हो गया, लॉजिक और रीजन समझना जरूरी। तो ये सूर्योदय क्या, कल्याण ज्वेलर्स क्या, नज़ारा क्या, अनुपम क्या, और 5-7 नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो ये सबके सब 31 मार्च तक के पहले इसीलिए लाने के चक्कर में है। तो ये एक चीज़ तो ये समझिए, इसको मार्केट के यूफोरिया से ना जोड़े, इसको डेडलाइन का यूफोरिया समझे। हाँ, नहीं तो कई बार लोगों को लगता है ना, और ये आईपीओ मार्केट में ऐसी यूफोरिया, 200 टाइम आईपीओ भर रहे हैं, एक के बाद एक सारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो कुछ हो जाए। सारे आईपीओ को ऐसा रेस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, लिख के रख लीजिए। सही बात है। मैं बोल एमटीआर अलग चीज़ थी, जो हमने भी फुल कॉन्फिडेंस से ठोक बजा के बोला कि ले लीजिए, सबको ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा जी, वो भी बात है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अनुपम रसायन क्या करें? रिस्क लेने की जिनकी क्षमता है, ओके, वो लोग आईपीओ में पैसा लगाएं, या फिर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। छोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, छोटे लिस्टिंग गेन से मेरा मतलब है 25-30% के आसपास, 20% के आसपास, डिपेंडिंग ऑन मार्केट, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ऐसा नहीं लग रहा कि लिस्टिंग नीचे होगी, वैसा नहीं है, लेकिन अनाप शनाप जो आप 50% प्लस के गेंस देख रहे हैं, वैसा भी नहीं लग रहा। ओके, तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके कारण दे दूँ। पहली चीज़, अच्छा क्या है कंपनी के बारे में वो बताऊँ। सेक्टर बहुत अच्छा है, स्पेशलिटी केमिकल लाइमलाइट में है, ठीक है। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस जिसमें पूरी दुनिया में लोग चाइना +1 की स्ट्रेटेजी भी चल रही है कि चाइना से नहीं लेना है, चाइना के अलावा एक और कोई देश होना चाहिए। तो उस हिसाब से सेक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा है, चाइना +1 की स्ट्रेटेजी, और सरकार यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल के लिए PLI स्कीम भी दे रही है। तो अब जिन कंपनियों को एक्सपांड करना है, बड़ा बनना है, उनके लिए सेक्टर बढ़िया है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो अच्छी है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो आई है इस साल, वो 45% आई है। अब कहाँ से इतनी बड़ी 45% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, वो सुपर है। तो वही वाली बात, टू गुड टू बिलीव है। सो हम मैनेजमेंट से बात करेंगे तो समझेंगे भी कि ये 45% की ग्रोथ जो अचानक से आपकी आई है, ये हर साल आएगी कि मतलब टिकी रहेगी। हालांकि पिछला साल खराब था, उसके पहले वाला साल में भी 40-45% ग्रोथ थी। तो क्या साइज पे ग्रो करेगा वो देखना जरूरी है। तो ये 2-3 चीज़। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बढ़िया हुई है दीप इसमें, और पिछले 3 सालों में इन्होंने बड़ा एक्सपांशन प्लान किया है। तो एक्सपांशन प्लान जो किया, उसका भी इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल में अगले समय में देखने को मिलेगा। अभी 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो यानी कि अभी 40% कैपेसिटी और पड़ी, जिस पर अगर इन्होंने काम कर लिया तो रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ें जो अच्छी है। अब खराब क्या है या कम अच्छा क्या है, वैल्यूएशन महंगे दिख रहे हैं लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में। अगर मेरे पास में PI इंडस्ट्री टाइप या और इस तरह के बहुत सारे, अच्छा ऐसा है कि इस स्पेस में कंपनियां ढेर सारी है, 50 कंपनियां लिस्टेड है। Correct. तो ऐसा कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है कि जो जिसके लिए लोग कूद पड़े। और उसमें अगर आपने वैल्यूएशन का थोड़ा सा जगह नहीं छोड़ा है, तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा नीचे करते ना तो बढ़िया होता था। हायर साइड पे रखा है, लोअर साइड पे नहीं रखा है। अब ये इस बात को बोल के कर रहे होंगे कि देखिए हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है 3 साल में, ये 2 साल में ये इतना और रेवेन्यू आ जाएगा, उसका हमें आज ही दे दो। वो मांग रहे होंगे, और आईपीओ की धूम है तो वो उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन मेरे लिए ये कि आप थोड़ा सस्ता करते हैं, तो मैं भी बोलता
बिजनेस मॉडल में इसमें और कहीं कहीं समस्या नहीं है, थोड़ा सस्ता चाहिए था मुझे, और कोई मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं तो लगाता नहीं हूँ पैसे, मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहिए। भाई आप रीजनेबल वैल्यूएशन करो ना, क्यों आपको 2 साल का आगे का पैसा आज ही लेना है? जो 2 साल आगे का पैसा लिस्टेड कंपनियां लेती है वो 5-5, 10-10, 15-20 साल से है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। आप तो नए आए हो भाई, जो टीम में नया खिलाड़ी आता है पहले तो 12वें नंबर पे पानी लाने का ही काम करता है, टॉवेल और पानी लाने का। आईपीएल में देख लीजिए। सही बात है। एक जमाने में कौन था, मैंने देखा शायद चेतेश्वर पुजारा ले गए थे, बड़ा तकलीफ हुआ दिल पे। आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन खैर ये तो गेम स्पिरिट है। तो पॉइंट ये कि हाँ आप थोड़ा सस्ता दीजिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने ढूंढी इस कंपनी में जी। अभी ये 4-6 महीने पहले अक्टूबर 2020 में इन्होंने एक प्रोमोटर को 248 रुपये में शेयर दी, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आपका शेयर डबल से ज़्यादा हो गया? 6 महीने में ऐसा आपने क्या कर लिया? 6 महीने पहले आपको 248 रुपये ठीक लगता था, मैं तो सवाल पूछूंगा इस पर जी, इस 6 महीने पहले 248, तो अभी ऐसा क्या बदला है? तो आप सबको कमाने दो, ऐसा नहीं, लालच मत करो, थोड़ा महंगा दिया बस, मुझे इतनी तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं, समझ गया बस, बाकी सब ठीक है। बाकी ये सीरी क्यों बिना बात करने लगे? मतलब मैंने ऐसा कुछ वो भी एक्साइटेड, हाय सीरी, हेलो सीरी तो बोला नहीं मैंने। अब फिर कौन सा शब्द सीरी ने पकड़ा मुझे पता नहीं है। वो आईपीओ ज्यादा हो गया, भगवान करे ये सीरी और दूसरी कौन सी एलेक्सा है, अलेक्सा, इनके जैसे मतलब हर घर में कोई तो सुन। देवांशी की स्माइल देखो आप जरा, देवांशी को दिखाई हुए, अगर ऐसा हर घर में हो जाए, सब सुनने लगे, मजे ही अलग आ जाए। अब दीप इसके देखे, दीप ऐसा सोच के देवांशी कुछ अपना हृदय परिवर्तन कर ले तो पता नहीं। सीरी है सर, काफी है। ठीक बात है। अच्छा, आपने आईपीएल की बात करी, आज पहला मैच है, कोई प्रेडिक्शन? देखो हम ही जीतेंगे। अपना प्रेडिक्शन कोई अपना प्रेडिक्शन ये बहुत सिंपल क्लियर है कि जब तक इंडियन टीम का लास्ट बॉल खेल के हार न जाए तब तक हम जीते हैं। मैं तो एकदम इसी स्ट्रेटेजी के साथ, हारेंगे तो 40वें ओवर के अंत में हारेंगे, अभी थोड़ी हारे। जब तक मैच शुरू नहीं हुआ, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ, तब तक हम जीते हुए हैं। T20 में तो हमारा मुकाबला भी। हाँ, अभी तो पांड्या साहब फिर आ रहे हैं आज, मजा आएगा उसमें। मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए, दमदार एक्शन है मार्केट्स में, और मार्केट्स के अलावा क्रिकेट पिच पर भी बढ़िया एक्शन रहेगा। कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे उनके बारे में भी जान लेते हैं। देवांशी, वरुण और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए फरवरी रिटेल महंगाई दर और जनवरी के आईपी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। सेंटिमेंटल इंपैक्ट होगा। पीएफसी की डिविडेंड पर आज बोर्ड की बैठक है, साथ ही सारी सरकारी कंपनीज हैं जिनके डिविडेंड पर अब फोकस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए भारत डायनामिक्स की भी अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। राइट्स के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक है। साथ ही अनुपम रसायन, जिसकी हमने अभी बात की, आज उसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। एसबीआई लाइफ के आज ब्लॉक डील है और पीएनबी पारिबास में करीब 3.5% से लेकर 5% तक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आरवीएनएल इस पर नजर रखें, क्योंकि आज एक नॉन डील रोड शो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंपनी करती हुई दिखेगी फंड रेजिंग के लिए। और साथ ही प्राइस बैंड रिविजन होता हुआ दिखा है एमटीएनएल पर, जो 20% था वो घटकर अब 10% हो चुका है, इस पर भी आप नजर रखें। इसके अलावा ईज माई ट्रिप का जो फाइनल दिन था, हमने देखा था कि वेडनेसडे को करीब 159 टाइम्स ये आईपीओ भरता हुआ दिखा था। अच्छा रिस्पांस इसको भी मिलता हुआ दिखा है। रिटेल का जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा था, 70 टाइम्स भरता हुआ दिखा, लेकिन क्यूआईबी और एनआईआई का जो रिस्पांस है वो काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखा है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, जिसकी हमने बात की, पीएनबी पारिबा कंपनी में पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। कंपनी की मौजूदा हिस्सेदारी 5.2% है। 3.5% से लेके 5% तक कंपनी अपनी जो हिस्सेदारी है एसबीआई लाइफ में ये बेच सकती है। अब ये जो ब्लॉक डील है वो 870 से लेके 917 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर हो सकती है, जो कि 2.5% से लेके 7% तक का डिस्काउंट है। अब देखना होगा कि ब्लॉक डील्स एवरेज किस प्राइस पर होती हुई दिखती है। इससे पहले भी बीएनपी पारिबा ने लगातार अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बेची है। आईडीबीआई बैंक के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। फाइनली आरबीआई ने बैंक को पीसीए श्रेणी से बाहर कर दिया है। 2017 से ये बैंक पीसीए की श्रेणी में है, तो इस पर नजर रखें। और बाकी बैंक्स जो हैं जो कि ऑलरेडी पीसीए में है, जहां उम्मीद है कि ये निकल सकते हैं, इन स्टॉक में भी आज एक्शन आता हुआ दिख सकता है।
और साथ ही माना ये जा रहा है कि सरकार अब अपनी पूरी जो हिस्सेदारी है वो भी आसानी से बेच सकती है। बीपीसीएल 16 मार्च को बोर्ड की बैठक होने वाली है। दूसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड फैसला लेती हुई दिखेगी। 8 फरवरी को ऑलरेडी 16 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया था। आईओसी पर नजर रखें, 16 मार्च को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। 24 मार्च को इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। गेल 15 मार्च को है, दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगी बोर्ड, और जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की है वो 23 मार्च को फिक्स की है। एनएमडीसी पर भी आप नजर रखें, जहां पे 7.76 रुपीस का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। जो रिकॉर्ड डेट है वो 23 मार्च 2021 है, तो इस पर भी आज इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ढेरों शेयर्स हैं जहां पर इम्पैक्ट आएंगे, एंड ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की तो बौछार आने की तैयारी में है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से शेयर्स हैं आज? देखिए, डिविडेंड वाले ही शेयर है। इंजीनियर्स इंडिया 1.4 रुपीस, 1 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट 19 मार्च की है। आरईसी बोर्ड ने 5 रुपये प्रति शेयर का दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, और कहीं ना कहीं कंपनी FY22 के लिए 1.1 लाख करोड़ के मार्केट बोरिंग प्रोग्राम को भी इस कंपनी ने मंजूरी दे दी है। कोलगेट 22 मार्च को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है, जहां पे डिविडेंड के ऊपर यहाँ पे विचार किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट 31 मार्च इन्होंने ऑलरेडी बता दी है। रैमको सीमेंट अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है 20 मार्च तय की गई है। 20 मार्च से बदल के 23 मार्च तय कर दी गई है। अब JSW स्टील, यहाँ पे फरवरी के प्रोडक्शन आंकड़े इस कंपनी ने घोषित किए हैं। करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, और जो क्षमता है इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो करीब 93% के आसपास है। इन्फोसिस, इस कंपनी के बिजनेस प्रोसेस जो मैनेजमेंट आर्म है, उन्होंने न्यूमॉन्ट कॉर्प के साथ अपना जो करार है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, तो इसके लिए एक अच्छी खबर है। वही हैप्पीएस्ट माइंड, इलेंटेस टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक जुड़ा करार किया है। अजमेरा रियल्टी स्टेप डाउन सब्सिडरी CG डेवलपर्स में अपनी जो 50% हिस्सेदारी है ये कंपनी बेचेगी, और 240 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी को एक दवाई के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फॉर्म T20 जो है उसमें इंपोर्ट और मार्केट परमिशन जो है वो मिल गई है। डेनमार्क, नॉर्वे और आयरलैंड में कोविड की जो दवा है उसका इस्तेमाल जो है वो फिलहाल बंद हो गया है। ये भी एक खबर है एस्ट्राजेनेका की जो दवा है। इसके अलावा M&M, जो खबर आई थी कि कुछ 300 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने निकाल दिया है या फिर ले ऑफ किया है, तो M&M ने इसका पूरी तरह से खंडन किया है। ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। NBCC कंपनी ने NIIT पटना के साथ एक करार किया है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ कंपनी ने ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ जो करार किया था उसका फेज 1 जो है वो पूरा हो चुका है। फेज 1 की जो वैल्यू है 7,470 करोड़ के आसपास है। फेज 2 अगली तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुछ बल्क डील्स है जिसमें KPIT टेक्नोलॉजीज प्रमोटर्स ने यहाँ करीब 19.5 लाख शेयर बेचे हैं 156 के भाव पे, और करीब 41 लाख शेयर और बेचे हैं 155 के भाव पे, तो कुल मिला के करीब 8 लाख शेयर के आसपास बेचे गए हैं। ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट ने करीब 12,35,000 शेयर बेचे हैं। टेक सोल्यूशन श्रीराम ग्रुप एग्जीक्यूटिव वेलफेयर ट्रस्ट ने 30 लाख शेयर बेचे हैं। कुछ इनसाइडर ट्रेड्स है जिसमें JSW एनर्जी, यहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 15 लाख शेयर बेचे हैं 5 मार्च से 8 मार्च के बीच में। आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पे प्रमोटर्स ने खरीदे हैं शेयर्स 5 मार्च और 4 मार्च के बीच में करीब 18,40,000 शेयर्स। और आखिरी में गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 13,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं। 10 मार्च को ये खरीदे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन और साथ ही ढेर सारे और डिविडेंड आपके लिए। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, आज का एक्शन बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत प्रेस्टीज एस्टेट से। CLSA की एक रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य 340 से बढ़ाकर 360 के इन्होंने कर दिए हैं। मजबूत बैलेंस शीट के चलते री रेटिंग मुमकिन है। और ताजा खबर यह है कि ब्लैकस्टोन के साथ कंपनी ने जो डील का फेज 1 है वो पूरा कर दिया है, जिससे नेट कर्ज जो है कंपनी का कम होने की संभावना है। इन्फोसिस पर UBS की एक रिपोर्ट है। न्यूट्रल रेटिंग है। लक्ष्य 1450 के दे रहे हैं। FY22 में डबल डिजिट ग्रोथ पर कंपनी का पूरा भरोसा है, और इसके चलते आप यहाँ पर लक्ष्य 1450 न्यूट्रल रेटिंग के साथ देख रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल पर क्रेडिट स्विस रेटिंग डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्म रेटिंग इन्होंने की है। लक्ष्य 415 के दिए। और अंत में SBI लाइफ पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है। रेटिंग डाउनग्रेड कर न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने की है। लक्ष्य 900 के दे रहे हैं।
ओके, तो ये है सारी रिपोर्ट्स, जिन पर रखिएगा फोकस। आज के लिए फोकस रखिएगा हमारे सारे एक्सपर्ट्स पर, जो कल की छुट्टी के बाद एकदम तैयार है आज अपनी दमदार पिक्स के साथ। बिगुल पिक ऑफ द डे का। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 जब 7 सितारे। ओके, सबसे चमकते हुए बंसल जी, एकदम लश ग्रीन जी, नहीं लश ग्रीन नहीं बोलते इसको, क्या फ्लोरोसेंट ग्रीन, फ्लोरोसेंट ग्रीन, बहुत बढ़िया। बंसल जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपको मेरे और कुणाल जी की तरफ से तहे दिल से अनिल जी धन्यवाद। अनिल जी अब आप अनिल जी समझ तो गए होंगे धन्यवाद किसके लिए है कि मैं हाईलाइट करूं। अनिल जी डेल्टा समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया सर। देखिए अनिल जी, देखिए अनिल जी, इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 50-55 रुपए से रिकमेंड करना शुरू करा था, और जितनी बार भी रिकमेंड करा है इसको स्पेशल पिक में रिकमेंड करा है। और अब अनिल जी मेरी पिक के बाद धन्यवाद की बारी होगी आपकी। मेरा पिक ऑफ द डे है फिलिप्स कार्बन, और फिलिप्स कार्बन पे 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर कभी मार्केट की वीकनेस में 208-209 के राउंड मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है। 230 के टारगेट के लिए फिलिप्स कार्बन पर खरीदारी की राय है। ओ भाई साहब, ये मार्केट की वीकनेस कौन सी वीकनेस, कहां की वीकनेस, किधर दिखी आपको, कौन से मार्केट में दिखी? देखिए अनिल जी, ऐसा तो बोला जाता है कि करेक्शन पे अनिल जी इंट्राडे करेक्शन तो कभी कभी आ जाती है ना है। अनिल जी देखिए, आ गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो गाड़ी में तो सब लोग बैठे हुए हैं जो लोग जी बिजनेस देख रहे हैं। फ्राइडे को आपने फ्राइडे अनिल जी नहीं, आज मंडे नहीं है, बार बार फीलिंग ऐसी हो रही है, बुधवार वाला फ्राइडे। यस्टरडे आपने रिकमेंड किया था, उससे पहले कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया था। हाँ बिल्कुल, तो सब लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, करेक्शन मिले तो बढ़िया है, नहीं तो लिया तो हुआ ही है सबने। ठीक बात है, चलिए तो करें एंजॉय इस पूरी तेजी को। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु आपको भी सुप्रभात। अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है और खरीदना है यूपीएल यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। इसका चार्ट अनिल जी बहुत ही जबरदस्त है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आता है वीकली क्लोज, तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है ये स्टॉक आज 600 रुपए के ऊपर एक बड़ा वीकली क्लोज देगा, और ऐसा हुआ तो फिर इसमें आपको 700 रुपए तक की सीधी तेजी देखने को मिलेगी। यूपीएल 2 दिन से करेक्ट हो चुका है, तो इन स्तरों पर खरीदने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें, स्टॉप लॉस रख लें 610 पर, 610 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। जो पहला टारगेट है वो 650 का, 650 रुपए का पहला टारगेट और 670 रुपए का पोजिशनल टारगेट। ओके, 650-670 के टारगेट के लिए करें खरीदारी यूपीएल में। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है एमटीएनएल। हालांकि मेरा ये पिक ऑफ द वीक है, क्योंकि इसमें एक हफ्ता लगेगा। एक क्लियर कट ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते में देखा है या ये हफ्ते में देखा है, और मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 22 के आसपास का लेवल है, मेरा टारगेट 30 का है और मेरा स्टॉप लॉस 19 का है। ओके, तो ये है आपके लिए एमटीएन। वागले साहब मैंने सही सुना है, एमटीएनएल एकदम सही सुना? अनिल जी बिल्कुल सही सुना। वाह, ये हुई ना बात। देखिए कभी सब 50 वागले साहब कभी सोच नहीं सकता था वागले साहब की तरफ से। एमटीएनएल कैश स्टॉक्स, ये है कमाल। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, जो एक्शन है एकदम सही चुना है। और देखिए वागले साहब 8 रुपए में पहली स्टोरी की थी इसकी लैंड बैंक को लेकर हमने, और आज 24 रुपये। अब लोगों को धीमे धीमे सबको रियलाइज हो रहा है कि एमटीएनएल वो मेरा टेलीफोन नहीं लगता टाइप नहीं है। एमटीएनएल का फुल फॉर्म पहले ही होता था, मेरा टेलीफोन नहीं लगता। पहले तो मिलता नहीं था, मिलता था लगता नहीं था। पहले ये था मुझे टेलीफोन नहीं मिलता, ऐसा हाल है। एनीवे चलिए, तो एमटीएनएल वागले साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। एमएनएम इस पर्टिकुलर काउंटर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिसके टारगेट्स लगभग 900 के आसपास आ रहे हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 885, पोजिशनल टारगेट होगा 900, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 855 के आसपास। खरीदारी करनी है एमएनएम में। ओके, एमएनएम में करें खरीदारी, ये है राय सचिन जी की तरफ से। सुमित जी भी है तैयार अपनी पिक के साथ। सुमित जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी सबसे पहले तो कल महाशिवरात्रि गई है, तो महाशिवरात्रि की आपको सभी व्यूअर्स को और
सारे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि सबने फास्ट भी किया होगा। और जहां तक स्टॉक का सवाल है, स्टॉक जो मेरे को यहाँ पे चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 760 के आसपास कल का क्लोजिंग था। 760 से अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 775 रुपए से लेकर 790 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो 745 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 775 से 790 के टारगेट्स के लिए। ओके 775 790। अब वो फास्ट वाली बात कह के आपने थोड़ा हमको बैकफुट पे कर दिया। फास्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ जो महाशिवरात्रि के दिन जो पूजा अर्चना जो होनी चाहिए वो ज़रूर की है। आई एम श्योर बाकी सब लोगों ने भी ज़रूर की होगी, आशीर्वाद लिया होगा बाबा भोलेनाथ का। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सिस बैंक खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए सिद्धार्थ सर हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो पिक ऑफ द डे होगा वो रिलेट करना चाहूंगा भाग मिल्खा भाग से, क्योंकि भागने के लिए रेडी है ये स्टॉक। और ये स्टॉक होगा ग्राफाइट इंडिया। मेटल स्पेस से इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी ग्राफाइट इंडिया को खरीदारी करने की राय है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे, इनके इलेक्ट्रोड के डीस्टॉकिंग हो रहे हैं, आने वाले 2 क्वार्टर में हो जाएंगे। ग्राफाइट इंडिया मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 590 का टारगेट होगा। के टारगेट के लिए ग्रेफाइट इंडिया में करे खरीदारी। और बाय द वे वैसे सिद्धार्थ जी आपको बता दूं कि जो बुधवार को हमने आपके साथ वो सेगमेंट शुरू किया सिप की सिप, ओहो दमदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। कल तो मैं कहीं पूजा वूजा के लिए बाहर भी था, शिवरात्रि की पूजा में, तो काफ़ी लोग मिले भी, तो बोल रहे थे कि आप नए ये जो चीज़ें करते रहते हो ये बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छी चीज़ निकाल के लाते हो। तो लोगों को पहला सेगमेंट बहुत पसंद आया। और ये कहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि एक तो मैं आपको बधाई भी दे दूँ, दूसरा आप पे और दबाव भी बना दूँ। दबाव बनाने की ये रणनीति सही है कि अब आपको और ज़्यादा मेहनत करके और बढ़िया और बेहतरीन थीम्स और स्टॉक निकाल कर लाने हैं हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों को बड़ा पसंद आया कि ये पोर्टफोलियो बनाने वाला जो सिस्टम है, थीम को प्ले करने वाला सिस्टम है, पूरा समझ में आ जाता है क्यों करना है, क्या करना है। शुभम जी सुप्रभात, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है डॉक्टर रेड्डी पे। और डॉक्टर रेड्डी और बाकी कुछ अगर हम फार्मा कंपनीज को देखें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग डे को हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हमें पॉजिटिव बनता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट में और थोड़ा हमें फॉलो बाइंग आता हुआ दिखेगा। और काफ़ी लंबे समय के बाद डेरिवेटिव डेटा में भी एडिशंस देखने को मिल रहे हैं और बहुत अहम सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक्स प्लेस्ड हैं, जैसे कि डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी। तो मेरा तो पिक आज डॉक्टर रेड्डी पे ही है। 4600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 118 रुपए का क्लोजिंग प्राइस था। इसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 155 रुपए का और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 95 रुपए पे। तो आज का जो ट्रेड है वो है डॉक्टर रेड्डीज। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर करें खरीदारी 4600 के कॉल पर। 4500 का क्लोज स्टॉक ने आपको दिया था। ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में आने वाले हैं, एक बार जरा वहां पर भी नजर डाल देते हैं। SBI लाइफ, सिद्धार्थ जी इस पर राय दें। बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। BNP पारिबा शायद अपनी पूरी 5-5.25% की जो हिस्सेदारी है आज एग्जिट कर सकता है। ऑब्वियसली फिर हमने देखा कि वेडनेसडे के दिन स्टॉक भी इसलिए गिरा क्योंकि शायद मार्केट को इंडिकेशन हो गया था ये होने वाला है। आज अगर ब्लॉक डील के बाद डिप मिलता है सिद्धार्थ जी तो अक्यूमुलेट करना चाहिए SBI लाइफ? बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की दिग्गज कंपनी इसको जरूर खरीदना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से SBI लाइफ और ये जो ग्रुप है इसने अग्रेसिवली AMC बिजनेस एज वेल एज इंश्योरेंस बिजनेस में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अग्रेशन दिखाया है, मार्केट शेयर इंप्रूव होगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे। SBI लाइफ जरूर खरीदना है। और टारगेट अगर आप रखें 1030 ओके, तो 1030 ये सिद्धार्थ जी का टारगेट है। आज डिप भी मिलने वाला है। एक बार ब्लॉक डील हो जाए तो एक बार टेक्निकल लेवल्स भी फिर हम बात कर लेंगे जिस तरह से स्टॉक पर एक्शन रहेगा। सर एक स्टॉक जिस पर आपसे एक्चुअली बात करनी थी, IDBI बैंक फाइनली PCA से बाहर आ गया। बिल्कुल, मुझे याद है जब मैंने विपिन आनंद साहब का इंटरव्यू किया था, सबसे पहला इंटरव्यू था वो, और तब मैंने उनको पूछा था IDBI बैंक में आप कब कैसे हिस्सेदारी बेचेंगे। बोला आप देखते रहिए, हम औने पौने दामों में बेचेंगे नहीं, इसको पहले PCA से बाहर निकालेंगे, वो आएगा, ट्रैक पर आएगा। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सबको देखनी चाहिए, किस तरह से LIC ने पूरी तरह से एक बैंक को टर्न अराउंड किया है। आपने प्रॉपर पैसा डालकर, मैनेजमेंट को चुस्त दुरुस्त कर एसेट क्वालिटी को सुधार कर PCA से बाहर लाकर, नो डाउट RBI की कंडीशंस के साथ PCA से बाहर आया। और उसके बाद जब आप इस बैंक को अच्छा बनाकर बेचेंगे किसी प्राइवेट सेक्टर को बैंक को,
तो फिर वैल्यूशन मिलेगी। तो ये वाकई में LIC ने कमाल किया है, जो वैल्यू क्रिएशन किया है IDBI बैंक में, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। मतलब ऐसा हो गया कि छोड़ो ना, क्या है इस बैंक में मजा नहीं 25% के NPS से। हाँ, 25% के NPS से, जो एक बेहतरीन टर्न अराउंड। और उस समय लोगों को ये लगता था कि LIC को चिपका दिया है 60 रुपये में, ठीक है। भले ही LIC ने क्यों लिया हो, किस वजह से लिया और किस रीजन से लिया हो, वो छोड़ दीजिए, लेकिन LIC ने जो किया है, जो टर्न अराउंड किया बैंक को, वो बहुत बड़ी बात है। कि आप थोड़ा कैपिटल डालकर, थोड़ा मैनेजमेंट को ठीक करके, किस तरह से आप बिजनेस मॉडल सुधार के बैंक को बढ़िया बना सकते हैं, और उसके बाद अब सरकार जो अपनी बची हुई हिस्सेदारी आराम से बेच पाएगी। बिल्कुल सर। सो बहुत बहुत बढ़िया केस है, और वाकई में IDBI बैंक के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर है सर। तो डेफिनेटली इस पर नजर रखेंगे, हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है।